काफ़ी लेट कर रहे हैं आप लोग, 20 मिनट जा चुके हैं। चलिए, सो ऋषभ, आपका जो सवाल था फटाफट। जैसे मुझे 14 कार्बन का रिंग बनाना है, तो अगर मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, काउंट करो जरा इसमें कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। वॉइस ऑडिबल है क्या सभी को? वॉइस ऑडिबल है क्या? हाँ। चलिए, सो ये ऐसे लिखा है। अब इसमें आप अल्टरनेट, क्या दिक्कत हो रही? देखिए, आप इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाइए, कहीं से भी चालू करिए। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये ऐसे है। तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड का होना इज इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन। सारे कार्बन sp2 प्लेनर है और इसको ऐसे घूमना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है और ये एरोमेटिक हो जाएगा। ऋषभ, समझ रहे हो? लेकिन अगर इससे छोटी रिंग लेते, अगर आप 12 कार्बन की लोगे ऐसे, तो वहाँ के जो इंटरनल हाइड्रोजन होते हैं वही रिपल्सन करने लगते हैं। ये इस कार्बन के जो H हैं वो आपस में अगर रिपल्सन करेंगे तो इस रिंग को आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं। तो आप उधर पढ़िए। अब अगर इसी में आप इधर मिथाइल लगा दो H हटा के, तो ये बल्कि ग्रुप आपस में रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करके ये रिंग पलट जाएगी। ये बॉन्ड जो प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ये रेजोनेंस रुक जाएगा। रेजोनेंस रुक जाएगा तो फिर एरोमेटिक नहीं रहेगा। ऋषभ, आया क्या? चलो, सो हम लोग पढ़ रहे थे कि बेंजीन किस तरह की रिएक्शन देता है, और हमने पढ़ा था कि बेंजीन दो तरह की रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन? वन इज, या मेजरली हम ऐसे बोलें, जिस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। गेटिंग मी और नॉट? बेंजीन सोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इस पे काफ़ी डिटेल बात कर ली थी हमने कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता, और उसके रीज़न भी पढ़ लिए थे। हाँ ना, कुछ बोलो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंजीन एक्चुअली करता क्या है। ये अगर बेंजीन रिंग है तो यहाँ से सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रहेगा, इसको पोलराइज करने का काम लुईस एसिड करता था। ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। जैसे ये टेम्पररी ब्रेक हुआ, बाद में अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। टेम्पररी ब्रेक हुआ मतलब ब्रेक नहीं होना चाह रहा, मतलब बहुत स्लोएस्ट स्टेप है, मतलब यही स्टेप उस रिएक्शन के रेट को डिफाइन करेगा। तो हम बोलते हैं स्लोएस्ट रेट, स्लोएस्ट स्टेप विच इज़ रेट डिटरमाइनिंग। तो एक्चुअली जो बेंजीन का पाई है ये पार्शियली ऐसे टूटेगा और ये जाके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और इस स्टेप को हम इधर E जुड़ गया, इसी कार्बन का H एज इट इज है, इधर प्लस आ गया और बाकी जैसे था वैसे ही रहा। इतने स्टेप को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स पढ़ते थे, या इसे हम वीलैंड कॉम्प्लेक्स पढ़ते थे, जो कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना ज़्यादा होगा। एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना और H का निकल जाना, इस सब्स्टिट्यूशन। सो ये स्टेप आपने पढ़ा था और ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा
उसी के बगल वाला जो H था, ये बगल वाले कार्बन पे प्लस, इसी का ये क्या करोगे, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस H को ले जाएगा तो H प्लस बनेगा, तभी निकलेगा, मतलब H दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा, और जैसे ही छोड़ा ये प्लस माइनस इधर बॉन्ड बना देगा। तो देखिए एरोमेटिसिटी तो वापस आ गई, लेकिन आपने एक नया प्रोडक्ट बना लिया, तो नया कुछ करने के लिए मेहनत तो करनी होगी कि नहीं आया। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? चलिए, अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है बेंजीन रिंग। बेंजीन किस तरह की रिएक्शन देता है? दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आदिति, ओके। अब इधर देखिए, मेरी बात सुनिए, जो ये रिएक्शन था, जो आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, अगर मैं उसके काइनेटिक्स की बात करूं कि वो रिएक्शन का रेट किस किस पर डिपेंड करता है, तो एक चीज़ तो ये डिपेंड करता है कि जो एरोमेटिक रिंग है वो आपको लेना है, और दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल है और जो न्यूक्लियोफाइल था उसको पोलराइज किया, और ये लिखा है लुईस एसिड, बराबर है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर कि इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल हो और सबस्ट्रेट अवेलेबल हो, जो कि आपस में रिएक्शन करके पहले स्टेप में इधर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, बाकी दोनों बॉन्ड ऐसे रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसका रेट किन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर आप बोलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग, या जिसे आप बोलो सबस्ट्रेट, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इनकी पावर में कुछ नहीं दिया तो इसको 1 कंसिडर किया जाएगा, एंड sum of the power of these concentration is called as order of reaction. order of reaction कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर। अभी शायद आपको बोर्ड लेवल पे सर ने ये पढ़ा दिया है, केमिकल काइनेटिक्स। यस नो? तो ये समझ गए होगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो। हाँ ना, कुछ बोलो फटाफट। काइनेटिक्स पढ़ाया नहीं? ओके, फिर भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी भी चीज का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रिएक्टेंट साइड में जो लिखा है, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन या एरोमेटिक रिंग जितना ज़्यादा लोगे और इलेक्ट्रोफाइल जितना ज़्यादा लोगे, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। रिएक्शन किन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर प्लस बेंजीन या एरोमेटिक रिंग के कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ AES, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पावर ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन का सम करना इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1 + 1 2, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। गेटिंग मी और नॉट? कितने मॉलिक्यूल्स पर ये रिएक्शन डिपेंड कर रही? एक एरोमेटिक रिंग के और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल के। इसलिए कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा, दैट इज अगेन 2, सो देयर मॉलिक्यूलरिटी इज ऑल्सो 2। क्या किसी को ऐसा कोई सवाल है कि सर लुईस एसिड भी तो लिया, तो आपने इसको भी ऐड करो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये थर्ड ऑर्डर है क्योंकि ये 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। क्या ऐसा कोई सवाल उठ रहा है दिमाग में, या दिमाग सोया पड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है। देखिए, मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको जो रिएक्शन का रेट दिया करने को, वो बेंजीन रिंग दे दिया और खुद इलेक्ट्रोफाइल अलग से बना के दिया Cl+, तो अब इधर फर्दर तो कोई लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल आपको पोलराइज फॉर्म में दिया हुआ था। गेटिंग मी और नॉट? अगर आपको ऑलरेडी अलग से इलेक्ट्रोफाइल वो दे देता है
तो वहाँ लुईस एसिड की तो पोलराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा कि सामने इलेक्ट्रोफाइल है, बस उससे उसे रिएक्ट करना है। वो इलेक्ट्रोफाइल किस चीज़ से बना, किसका इंतजार कर रहा है, उससे रेट ऑफ एईएस को कोई लेना देना नहीं है। गेटिंग मी? आप दिशा में घुस गए, एंट्री कर गए, मतलब आपके लेक्चर चालू है। अब दिशा को नहीं मतलब है कि आप गांव से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो। सो कहने का मतलब ये है कि क्लास स्टार्ट एट इनसाइड दी दिशा एकेडमी और जो भी वो बिल्डिंग है। सो उसके पीछे आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, 4 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, आप क्लास में आ गए, आपको लेक्चर मिल गया। गेटिंग मी और नॉट? सो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन और एरोमेटिक रिंग के कॉन्सेंट्रेशन पर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। सो रेट ऑफ एईएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उसे न्यूक्लियोफाइल से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में, आरडीएस स्टेप में यही दो रिएक्ट करते हैं और ये कार्बोकेटाइन बनाते हैं, जिसे कार्बोनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलैंड कॉम्प्लेक्स या एरेनियम आयन बोलते हैं। ये जितना स्टेबल होगा, हम बोलेंगे कि रेट ऑफ एईएस उतना अच्छा होगा, उतना फास्ट होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये बात मेरी समझ आई कि नहीं आई? सभी लोग ये वर्ड समझ पाए मैंने क्या बोला? एवरीबडी गॉट इट? रेट ऑफ एईएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिन दो के कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन चालू हो रही है उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सो जितना जो दो चीज़ें हैं, और क्योंकि इनके आगे कुछ स्टेक्योमेट्री नंबर ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो उनका पावर 1 1 कंसीडर था, 1 + 1 = 2, सो देयर रेट ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। गेटिंग मी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो काइनेटिक्स मतलब किस स्पीड से रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की स्पीड से चल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। यस नो कुछ बोलो। अब देखो यहाँ से ये सवाल है जो कि जेई ने पूछा हुआ था, स्टेटमेंट वाइज लिखा, बट ये जेई का मेंस का क्वेश्चन है। सवाल ये है कि रेट ऑफ एईएस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डज नॉट शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। सवाल आप समझ गए क्या? आप उतनी जल्दी तो नहीं समझे होंगे, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। इधर देखो जरा, ऐसा बोला है, ये रिएक्शन था आपका बेंजीन रिंग, इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल से जाके जुड़ जाता है। मतलब अभी इसको जोड़ लिया और इधर इसका खुद का H है ही, ये प्लस बन गया, ये ऐसे, और ये आपका आरडीएस स्टेप था। सेकेंड स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस H को जितने जल्दी निकाल देगा, H+ जितने जल्दी जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उतने फास्ट इस रिंग को वापिस एरोमेटिक बना देंगे। हाँ ना कुछ बोलो। और देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H वाले बॉन्ड के, और जो पुराने बॉन्ड थे वो एज इट इज, तो ये सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया। सवाल ये पूछा जा रहा कि अगर यहाँ पर एक बेंजीन लिया और दूसरे में आपने सारे एटम ड्यूटेरियम लगा दिए, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, इंस्टेड ऑफ H इधर D है। तो मान लो पहले स्टेप में फिर इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस इधर E से जुड़ेगा, तो इस बार मैं सारे नहीं दिखाऊंगा, ये एक D है, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, इधर प्लस है और ऐसे। अगले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा वो इस बार ड्यूटेरियम को निकाल रहा है, और ड्यूटेरियम का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन से। ये आपको आइसो इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ाया, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बताया था, या बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन और ड्यूटेरियम।
कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा तगड़ा बॉन्ड कार्बन ड्यूटेरियम, और तगड़ा बॉन्ड कार्बन ट्राइट्रियम। तो सवाल ये पूछा कि ये डी या एच जितने जल्दी टूटेगा उतने फास्ट ये दोबारा एरोमेटिक बनेगा, प्रोडक्ट उतने जल्दी बनेगा, रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा। तो वो स्टेटमेंट जो लिखा था वो ये था, स्टेटमेंट ऐसा लिखा है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनरली, चाहे आप हाइड्रोजन को निकालिए या आप ड्यूटेरियम को यहाँ से निकालिए या आप ट्राइट्रियम को निकालिए, आप सेकेंड स्टेप में कुछ भी निकालिए, ट्राइट्रियम को निकालिए, उससे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनरली। सो ऐसा क्यों ऋषभ बताइए, ऐसा क्यों? एक साइड तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपका कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रांग है, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये जल्दी टूट के निकलेगा नहीं, अगर जल्दी टूट के जाएगा नहीं तो रिंग एरोमेटिक बनेगा नहीं, जल्दी एरोमेटिक नहीं बना मतलब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको जल्दी नहीं मिला, तो रेट पे तो फर्क पड़ रहा है। फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जनरली एईएस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट एच निकालो या डी निकालो या टी निकालो, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। व्हाट डज इट मीन्स? पहले तो ये बोलो अंग्रेजी समझ आ गई कि नहीं, सवाल समझ आया कि नहीं? एवरीवन गॉट इट व्हाट आई सेड? अब आंसर बताओ। अथंग त्रिवेदी आंसर बताइए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करना, ड्यूटेरियम को न्यूक्लियोफाइल कोई संबंध नहीं, संबंध नहीं मतलब देखता हूँ मैं तुम्हारे कमेंट। ड्यूटेरियम को न्यूक्लियोफाइल लेके जाएगा तो कार्बन का कोई संबंध नहीं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरोमेटिसिटी के लिए फास्ट रिएक्ट करेगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे तो, आपके भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, केवल अंग्रेजी लिख दे रहे हो। तो सवाल सुनो दोबारा। सवाल ऐसा पूछा कि फाइनल प्रोडक्ट तो ये है, एक बार फिर से देखो सभी लोग, किधर मारकर घूम रहा है, ये ऐसे है, ये बेंजीन था, मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल से यहाँ जुड़ जा रहा है, तो ये अभी अपनी टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है, और अगर ये टेम्पररी एरोमेटिसिटी कर चुका है तो ये तो बहुत गड़बड़ है, अनस्टेबल है। ये चाहेगा कि फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आए, एच को जल्दी लेके जाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस दे, और ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना, उसे सब्स्टिट्यूटेड से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई और इसके लिए बेचैन था। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा हुआ है और मान लो ड्यूटेरियम को तोड़ने में 10 मिनट लग रहे, ऊपर 1 मिनट में ये रिएक्शन हो गया, तो 1 मिनट में स्टेबिलिटी मिल गई, और यहाँ ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड तोड़ने में 10 मिनट लग गए, तो ये 10 मिनट बाद एरोमेटिक होगा, तो क्या रेट पे फर्क नहीं पड़ा? और पड़ा तो अंग्रेजी में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि कोई रेट पे फर्क पड़ता नहीं है? क्या लिखते हो वेदांत? पॉजिटिव हटाना चाहेगा तो वो चाहेगा ना कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा वो जल्दी से एच या डी को हटा दे ताकि वो दोबारा से एरोमेटिक बन जाए, तो फिर आप ये बोलो ना कि फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो बोल रहा कि फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्टली यू गाइज गॉट द क्वेश्चन क्लियरली, डोंट इम्प्रेस द क्वेश्चन, कंफ्यूज मत करो। जी बोलो अभी, ऋषभ, हर्षदा, वेदांत, आर यू क्लियर विद द क्वेश्चन फर्स्टली? हाँ ना कुछ बोलो, समझ आया कि नहीं आया? आंसर बोलो, अब कुछ आंसर समझ आ रहा है या जस्ट घुमा रहे हो? आप इस स्टेटमेंट से या तो सेटिस्फाइड मत होइए कि एईएस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का
काइनेटिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, इसकी अंग्रेजी सुन लो, मतलब हिंदी सुनो, खोपड़ी में तुम्हारे यही नहीं जा रहा होगा। काइनेटिक मतलब रेट, आइसोटोपिक्स मतलब आइसोटोप्स बदल देने से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए आइसोटोप्स ही तो है, एक बार हाइड्रोजन निकाला, एक बार ड्यूटेरियम निकाला। मैं बोल रहा कि ये 1 मिनट में स्टेबल हो रहा, ये 10 मिनट में स्टेबल हो रहा, तो आप बोलोगे रेट फर्क पड़ तो रहा। किसी भी चीज का रेट यही होता है, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और चेंज ऑफ एनीथिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। हाँ ना, कुछ बोलो प्रभु। टेल मी फास्ट, क्वेश्चन तो सभी को समझ आ गया। अब आंसर में क्यों ऐसा बोला जा रहा है, या आंसर बोलो। अब मैं आंसर बोलता हूँ, आपके भरोसे बैठा रहूंगा तो बैठे ही रहूंगा। मेरी बात सुनो जरा, रीजन देख लो, इधर इस साइड लिख रहा हूं मैं। रीजन ये है कि रिएक्शन का रेट, क्या इशू आते हैं। हाँ जी बोलो योगेश पाटिल। रीजन ये है, सुनिए जरा सभी लोग, ये जो रिएक्शन था बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ रहा है, ये स्टेप आरडीएस है, और आरडीएस स्टेप ही केवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसी चीज, ये जितना स्टेबल बनेगा उसी से रिएक्शन का रेट डिसाइड होना है। मान लो ये 100 मॉलिक्यूल्स लिए और ये 1 घंटे में 1 आवर्स में 80% इस साइड कन्वर्ट हो गए, या 80 मॉलिक्यूल्स पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो आप ये बोलोगे कि जितने सिग्मा बन चुके हैं उतने ही प्रोडक्ट मिलेंगे। बाद में जो न्यूक्लियोफाइल आके H को हटा रहा है और इसे कंप्लीट इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट दे रहा है, ये फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप कोई रेट डिटरमाइनिंग नहीं है। मान लो ये निकालने में 10 मिनट लगाए, 12 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, वो सब कंसीडरेबल है, क्योंकि अगर ये इससे इसमें कन्वर्ट ही नहीं होता तो फर्दर फास्ट स्टेप कुछ कर नहीं पाता। मेरी बात सुनो, अभी तो आपको कंफ्यूजन और भी उठ जाएंगे। मेरी बात सुनो, एक बात तो ये नोट करके लिख लो, फास्ट स्टेप किसी भी रिएक्शन का, फास्ट स्टेप किसी भी रिएक्शन का रेट से कोई लेना देना नहीं होता है। रेट केवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताएगा। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे आपने कुकर में चावल कुकिंग किया, तो उसमें कुछ ऐसे आप लोग जानते हो, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 2 या 3 सीटी आने पे राइस फ्राई हो जाता है। फ्राई मतलब बॉयल हो जाते हैं, पक जाते हैं। उसके बाद आप उसको गैस से उठा के, गैस चूल्हा जो भी होता है उससे उठा के आप नीचे रख देते हो। उसके बाद वो तुरंत उसका ढक्कन वगैरह खुलता नहीं है। इसका मतलब राइस ऑलरेडी पक चुके थे। बट जो अगर आप उसमें देखते हो कि काफ़ी हीट रहता है, काफ़ी प्रेशर रहता है, या तो आप उसका जो कैप होता है उसे उठा दीजिए, तो जो भी हीट थी वो बाहर निकल जाती है। अदरवाइज अगर आप नहीं उठाते हैं तो वो कम से कम 10 से 15 मिनट भी अंदर गर्म बना रहता और बाकी के चावल को पकाता रहेगा। कहने का ये मतलब है, जो मेरे समझ में आया एग्जाम्पल मैंने लिया, मुझे लग रहा है तुम्हारी वो भी खोपड़ी से बाहर चला गया होगा। फास्ट स्टेप का रेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर राइस 3 सीटी पर फ्राई होता है तो आप उसे गैस पर 3 सीटी तक रखे रहोगे। आप ऐसा नहीं कि 1 सीटी पर रख दिया और फिर बोलो आप नीचे रख दो, क्योंकि अभी तो टेम्परेचर अंदर गर्म रहेगा और बाकी को पका देगा। तो रेट, अगर रेट डिटरमाइनिंग पे डिपेंड कर रहा है तो उसे फास्ट स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। अब जो मैं ये टाइम, ये इतना होता नहीं है। मान लो फास्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल जा रहा था, हाइड्रोजन को अगर 0.5 सेकेंड में निकाल रहा था, तो ये ड्यूटेरियम को 0.7 सेकेंड में निकाल देगा। तो एज सच फर्क पड़ा ही क्या।
क्या कोई कंसीडरेबल फर्क पड़ा? टाइम में नहीं। इसका मतलब कि फास्ट स्टेप में आप H को निकालो, ड्यूटेरियम को निकालो, ट्राइटेरियम को निकालो, जो भी निकल रहा वो फास्ट स्टेप में निकल रहा। न्यूक्लियोफाइल जो निकालने का काम कर रहा वो फास्ट स्टेप में कर रहा। तो फास्ट स्टेप का रेट से लेना ही देना कुछ नहीं है, तो रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लोग ये बात समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? एक मिनट ऋषभ, क्या कह रहे हो? माइक्रो सेकंड का फर्क पड़ सकता है? अरे वो पड़ता है रेट वाले स्टेप पे। मान लो कि आप कोचिंग ज्वाइन किए और आपको पूरे 1 साल पढ़ना है, तभी आप फर्स्ट रैंक लाओगे। लेकिन अगर 1-2 दिन बीमार पड़ गए और कोचिंग नहीं आए तो क्या आप फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते? या फर्स्ट रैंक जो भी IIT JEE में लाता है वो 24 घंटे कोचिंग में अवेलेबल रहता है? ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं। कोचिंग्स का ये रूल है, IIT एडवांस का ये रूल है कि आप लेक्चर मिस नहीं करिए, आप रेगुलर एक्टिव रहिए, डेडिकेटेड रहिए, आपका फर्स्ट रैंक आ जाए। लेकिन अगर आपको एक दिन हेडेक हुआ और आप नहीं आए तो मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट रैंक नहीं आएगा, ये तो कोई रीज़न नहीं है। आप गेटिंग मी और नॉट ऋषभ? बिल्कुल, माइक्रो पिको सबका फर्क पड़ता अगर ये रेट डिटरमाइनिंग वाली स्टेप को डिस्टर्ब करता। फट गया? बाहर ही रखा था क्या? हाँ, इसलिए फट गया। फ्रिज में रखा है कुछ, उसमें नहीं था। थोड़ी सी है उसका। हाँ जी बोलिए, अभी समझ आया क्या? आप इस पॉइंट को नोट करो जरा, मार्जिन पे जिस भी नोटबुक पे आप लिख रहे हो। रेट ऑफ रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को निकाले, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को, जो कि फास्ट स्टेप में निकालता है, उससे रेट का कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन चेंज कर रहे हो, कभी हाइड्रोजन निकाल रहे हो, कभी ड्यूटेरियम, कभी ट्राइटेरियम, वो सब निकाल तो आप फास्ट स्टेप में रहे हो, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, मैं आपको दूसरी चीज फिर से बोलता हूँ। आयोडीनेशन रिएक्शन और सल्फोनेशन रिएक्शन में, आयोडीनेशन रिएक्शन, आयोडीनेशन रिएक्शन मतलब I2 का जाके जुड़ना, या सल्फोनेशन मतलब SO3H के जुड़ना, ये शो करता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो दिमाग में सवाल ये उठ जाएगा, क्या सर यहाँ पर जो ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन निकलेगा क्या वो RDS स्टेप से निकलता है? नहीं निकलेगा, तो यहाँ सेकंड स्टेप से ही, फिर यहाँ क्यों फर्क पड़ रहा है? पहले आप बस केवल क्वेश्चन लीजिए, ये 2 स्टेटमेंट जेईई मेंस और एडवांस स्टेटमेंट वाइज लिखता है और आपसे पूछता है कि ये सही है कि गलत है। दूसरी बात, मैं शॉर्टली रीजन इसका जरूर बताऊंगा, बाकी आगे चल के ये दोनों ही नेम रिएक्शन है और हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपसे ये बोलता हूँ, इधर सुनो। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के निकलने का रेट फास्ट स्टेप में भी बहुत डिफरेंस लाएगा। हाइड्रोजन अगर 1 दिन में निकल रहा तो ड्यूटेरियम 10 से 20 दिन में निकल रहा, मतलब इतना टाइम तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया और वो कंसिडरेबल है। और जब मैं इसकी मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से सुनिए, पूरी एरोमेटिक रिएक्शन में किसी पर भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का फर्क नहीं पड़ता है। ओनली आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में H का निकलना और D के निकलने से दोनों रिएक्शन का रेट अलग अलग होगा। समझ आया कि नहीं आया? अब ये तो मैकेनिज्म पढ़ोगे तो ही आपको समझ आएगा।
और वो शायद आज से चालू हो जाएंगी। चलिए एक बार फटाफट देखो, रेट ऑफ एईएस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट किस किस चीज पर डिपेंड करता, मैं ये बताऊं। रेट ऑफ एईएस केवल तीन ही चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द रिंग, ये गलत लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में सीखिए और यहाँ से आज से आप क्वेश्चन चालू करोगे। हिमांशु पांडे में लेवल 1 के क्वेश्चंस आप चालू कर सकते हैं। आपको 8-10 क्वेश्चन अब तक पढ़ाया उससे मिलने चालू हो जाएंगे। फटाफट देखो मेरी बात, यही हम लोग पढ़ रहे थे कि ये एरोमेटिक रिंग है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल के लिए सुन लीजिए, कोई बेंजीन रिंग है, उस पर E+ और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये टूटता है, ये जो पाई बॉन्ड रिंग का टूटा वो इलेक्ट्रोफाइल अपने साथ जोड़ लेता है, इधर प्लस आ गया और ये बाकी के दो बॉन्ड जैसे थे वैसे। इधर जो इसी कार्बन पर H है, इसको फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल लेके चला जाएगा, ये प्लस बनेगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के छोड़ के जाएगा और ऐसे आ गया। यही चीज़ मैं काफ़ी देर से मतलब 2 या 3 दिन से बोल रहा हूँ और यही इसी पे सवाल बनते हैं। सवाल ये पूछा है, क्या पूछा था मैंने, बोलो ज़रा। हाँ, हम लोग रेट का कंपैरिजन कर रहे थे, ये RDS स्टेप है और रेट बोला है। सो रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना स्टेबल बनेगा, मान लो ये बिल्कुल ही ऐसे टूटना पसंद नहीं करता ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ दिस कैटाइन, तो ये रिएक्शन पूरी वापस हो जाती, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ ही नहीं पाता। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिन भी, मान लो कोई एक एरोमेटिक रिंग बेंजीन है, दूसरा एरोमेटिक रिंग फिनॉल है, तीसरा एरोमेटिक रिंग टोल्यून है, तो इस बार जो बाकी के ये जो ग्रुप है ना, उसकी वजह से इस कैटाइन की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी और जो जितना स्टेबल कैटाइन बना देगा उसका रेट फास्ट होगा और जो अनस्टेबल होगा मतलब वो रिएक्शन वापस जाएगी, मतलब रिवर्सिबल है, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ने नहीं देगा, मतलब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो रेट ऑफ एईएस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और जुड़ने के बाद जो कैटाइन बना, जो इंटरमीडिएट बना, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, जो वेलेंट कॉम्प्लेक्स बना या जो एरेनियम कॉम्प्लेक्स बना, वो एरेनियम कॉम्प्लेक्स जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट उतना ज़्यादा मिलेगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। सो रेट ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन। उस कैटाइन वर्ड को कैटाइन नहीं लिखेगा एग्जामिनर, ये 3 शब्द लिखता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो, वेलेंट कॉम्प्लेक्स हो, एरेनियम कॉम्प्लेक्स हो, इन तीनों शब्दों का और इसका एक ही मतलब है। मैंने इसलिए कैटाइन लिखा ताकि आपको डे ऑफ एग्जाम तक याद रह जाए। सो रेट ऑफ एईएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स या पॉजिटिव चार्ज या वेलेंट कॉम्प्लेक्स या एरेनियम कॉम्प्लेक्स। समझे हो कि नहीं। दूसरा दूसरा रीजन हो सकता है, रेट ऑफ एईएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसे डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर खुद ही इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा तो ये खुद ही आनाकानी करेगा कि मुझे जाके जुड़ना है, ये बोलेगा आओ मैं तुमसे जुड़ना चाह रहा हूँ, और ये मजे लेने कहीं और घूमने निकल जाए, तो फिर तो ये इससे जुड़ा नहीं, और जुड़ा नहीं मतलब इंटरमीडिएट बना नहीं, इंटरमीडिएट नहीं बना तो रेट डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो इससे जुड़ रहा है
जो भी ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बना बैठा है उसकी डिमांड भी होनी चाहिए, उसकी क्रेविंग होनी चाहिए, उसको वो इस तरीके से बैठा हुआ है कि मुझे कोई तो आके इलेक्ट्रॉन दे दे। मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल एग्जामिनर आपको सोडियम प्लस लिख दे, तो क्या आपको पता है कि सोडियम प्लस कभी इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं, वो तो आयनिक बनाता है, कभी कोवेलेंट बनाएगा नहीं। ऑलरेडी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? हाँ ना कुछ बोलो। तो सोडियम मेटल तो इतना बेकार इलेक्ट्रोफाइल है कि बेंजीन ऐसा 500 बार टूट के तैयार हुआ कि मैं आपसे जुड़ना चाह रहा हूँ, और सोडियम मेटल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो 500 टाइम टूटने के बाद भी रिएक्शन नहीं हुई, 500 टाइम टूटने के बाद भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं बना। इसका मतलब कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का भिखारी होना चाहिए। जितना ज़्यादा भिखारी होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उतनी ज़्यादा वो डिमांड करेगा बेंजीन से कि आप अपने इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करिए। इसका मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स उतने जल्दी बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना अच्छा होगा, उतने जल्दी होगा, उतना फास्ट होगा। आर यू गेटिंग? सर सोडियम में कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा क्या? कहाँ होता है कुछ भी? NaCl में कहाँ होता है बताओ जरा? NaCl तो आयनिक है, पढ़े हो कभी कोवेलेंट? अब अगर उसका 90% आयनिक और 10% कोवेलेंट है तो वो तो फजांस रूल ने बोला, लेकिन वो तो आप कभी भी नहीं बोलते कि सोडियम क्लोराइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि वो तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, सोडियम ने लूज किए, क्लोरीन ने गेन किए। तो कहाँ उसका कोवेलेंट किसी भी टॉपिक में डोमिनेंट किया कि आपको कोवेलेंट जैसे शब्द पे बात करनी चाहिए? रुसब आया कि नहीं आया? बोलो। चलिए आगे सुनिए। तीसरा स्टेटमेंट, एक फैक्टर था रेट का, सिग्मा स्टेबल रेट अच्छा। दूसरा, इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होना चाहिए, भिखारी होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन की उतनी ज़्यादा डिमांड करे। वो ऐसा नहीं बोले कि आज नहीं इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो कोई बात नहीं कल आ जाना। मतलब आपको इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप उसके बिना एक सेकंड नहीं रह सकते। मतलब आप जुड़ना चाह रहे, अटैच होना चाह रहे, सब्स्टिट्यूशन देना चाह रहे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जल्दी बनाना चाह रहे, मतलब एरोमेटिक का रेट फास्ट हो जाएगा। तीसरा रीज़न आप लोग बोलो कुछ। थर्ड रीज़न ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का है कि ये जो बेंजीन रिंग टूट रहा है, ये एक माइनस और एक प्लस बनता है। ये जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाएगा, मान लो इस बेंजीन में ये OH लिखा मैंने फिनॉल, तो ये फिनॉल करता क्या है, अपने जो दो लोन पेयर हैं ये रिंग के अंदर रेजोनेंस से देगा, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद बढ़ा दे रहे हैं। तो जो बॉन्ड हम तोड़ रहे थे बेंजीन में, वो फिनॉल में OH ऐसा ड्राइविंग फोर्स लगाएगा, पीछे से धक्के देगा और वो इस पाई को तोड़ने का काम करेगा, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। जितने जल्दी रिंग पर माइनस आएगा तभी तो वो उतने जल्दी इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ेगा। इसका मतलब फिर से रेट बढ़ गया। हाँ ना कुछ बोलो। इज एनीथिंग इज गोइंग इनसाइड द खोपड़ी? तीनों फैक्टर्स मैंने लिखे, तीनों एक बार फटाफट पढ़ो और उसमें रीजन पूछो मुझे अगर कोई डाउट है तो। रेट ऑफ AES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल गरीब से गरीब होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन की डिमांड करे, और जितना ज़्यादा डिमांड करेगा उतने जल्दी वो बेंजीन से जुड़ के सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सही बात। रेट ऑफ AES डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग, मतलब रिंग पर जितने जल्दी ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा रेट उतना जल्दी होगा। तो टॉल्यून का रेट अलग होगा, फिनॉल का रेट अलग होगा, या अल्डिहाइड या कीटोन लिख दिया तो रेट सबसे बेकार होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर खींच लेगा। हमको तो चाहिए कि रिंग पर डेंसिटी बढ़े, और रिंग पे डेंसिटी +m ग्रुप और हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं। इसका मतलब कि +m ग्रुप और हाइपर कॉन्जुगेटेड ग्रुप अगर जुड़े हैं
प्लस एम प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड टूटा, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन अगर फिनॉल लिखा तो ये 10 के बराबर है, मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी है, मतलब ये बहुत फास्ट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो रेट उतने फास्ट होगा। हाँ ना कुछ बोलिए। एंड लास्ट वही है स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विलैंड कॉम्प्लेक्स एंड सो। फटाफट बोलो समझ आया कि नहीं आया। बस यही मेन मैकेनिज्म है, इसके बाद तो बस हर एक नेम रिएक्शन आएगा और उस पर अटैक कराएंगे। मैं बोलूँगा बेंजीन पे अल्डिहाइड जुड़ा, बेंजल्डिहाइड बना, तो अल्डिहाइड का जुड़ने का रेट बताओ, नाइट्रोबेंजीन का रेट बताओ, फिनॉल का रेट बताओ, टॉल्यून का रेट बताओ, एनिलीन का रेट बताओ। तो अब आगे से नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेंजीन पे नए नए न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल लाऊंगा और उनको सब्सटीट्यूट कराऊंगा और नए नए प्रोडक्ट बनेंगे, और उनके बनने का रेट ही एग्जामिनर आपसे पूछता है। इस पे सवाल दिए हुए हैं, आप जरा क्वेश्चंस करें इन तीनों टॉपिक पर, काफी क्वेश्चंस आपको हिमांशु पांडे में मिलेगा। और आप लोग मेंस पे ही फोकस करें, क्योंकि आपका लेवल भी वही है और चीजें आपके साथ वैसे ही हैं। एडवांस के जो पेपर मैं भेजता हूँ वो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आपसे हिलेगा भी नहीं। अब दूसरी बात सुनो, लास्ट नोट पॉइंट सुनिए फटाफट, और प्लीज़ थोड़ा ऑन टाइम ज्वाइन करिए। आप 7:20 पे ज्वाइन कर रहे हैं वो तो मेरा फॉल्ट नहीं है, मैं क्लास ज्वाइन करने के लिए 5 बजे रेडी हो जाता हूँ। सो मेरा सवाल क्या है, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, नोट पॉइंट सुनो जरा, ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं। जो 2 स्टेटमेंट लिखे वो मैं आपको शेयर करता हूं, पहले मैं बोल दूं और आप सुनिए। द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल गोज टू दैट कार्बन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। ये जो अंग्रेजी बोल दी वो लिखी भी है, लेकिन आप इसका मीनिंग समझिए। ये एक बेंजीन रिंग है, और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। बेंजीन में तो सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं, तो जिस भी बॉन्ड को तोड़ोगे, मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो इतनी ही हर एक कार्बन पे रहने वाली है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में कहीं पर भी जुड़ सकता है और जुड़ने का रेट सेम ही होगा। समझे हो कि नहीं? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल गोज टू दैट कार्बन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, बट ऐसा बेंजीन रिंग में पॉसिबल नहीं है, ऐसा बेंजीन रिंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन पर इक्वल डेंसिटी होती है। हाँ ना कुछ बोलो, समझे हो कि नहीं? अब मान लो किसी बंदे को इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना था फिनॉल पर, तो आपको पता है कि ये तो रेजोनेंस करता, और ये डेंसिटी ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाएगा, तो आप पागल थोड़ी ना हो कि आप मेटा वाले पे बॉन्ड तोड़ के माइनस बनाओ। एक तो ये पाई टूटा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, दूसरा इधर से इस फिनॉल ने अपना OH ने लोड दिया और इसकी डेंसिटी बहुत फास्ट कर दी, मतलब एक तो 10 की जगह मान लो 20 इलेक्ट्रॉन के जैसे बिहेव करा दिया, और जो ये बॉन्ड अगर बेंजीन में 10 मिनट में टूट रहा था तो इसने 10 सेकंड में तोड़ दिया। तो देखिए दोनों ही तरीके से रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन से नहीं जुड़ेगा, ये उस कार्बन पे जुड़ना पसंद करेगा जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो। हाँ ना कुछ बोलो, पल्ले पड़ रहा कि नहीं? या मैं और बोलूं इसको दोबारा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन द बेंजीन रिंग। तो यहां पर ये जल्दी टूट रहा। चलिए और सिंपल तरीके से समझ लो, मान लो ये ऐसे लिखा और ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, तो ये बॉन्ड टूट गया। एक जो मैंने 10 सेकंड लिखे थे, 10 सेकंड में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया,
और इधर तो ये एक ऑर्थो ऑर्थो और ये पैरा, इस वाले कार्बन पर तो ये बॉन्ड टूटने में मान लो कि 20 मिनट लग रहे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी और ज्यादा दिख रही, यही दिख रहा ना। कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, वो 1 मिनट 2 3 4 इंतजार ही करे जा रहा, और यहाँ तो 20 मिनट बाद माइनस बनेगा, तब 20 मिनट बाद जुड़ेगा, मतलब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और कंपेरेटिवली टू इस कार्बन पर ऑर्थो और पैरा पर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इस पोजीशन पे ही जुड़ना पसंद करेगा, इस पर नहीं। So the incoming electrophile goes to that carbon atom in the ring where the electron density is maximum. कुछ कुछ पल्ले पड़ा, ये सब बाउंस उड़ा। बोलो पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? ओके, सो आज के लिए इतना ही है, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, मुझे नेक्स्ट क्लास 8 बजे से लेनी होती है। सवाल ये है कि आप एक तो पंक्चुअलिटी मेंटेन करें, ऑन टाइम ज्वाइन करें, सो दैट आपको रियल बेनिफिट्स मिल सके। और ये जो पीपीटी है मैंने आपको भेज दिया है, तो आप उसे रिवाइज करें, देखें, पढ़ें। सारे पीपीटी मैंने आपको शेयर किए। कोई पीपीटी शेयरिंग सर हम कब से ट्राई कर रहे हैं, वो आप मैडम से डिस्कस कर लीजिए। सो सवाल ये है कि इसको आप एक दो बार रिवाइज करिए। और एक्चुअली मैं इधर इनऑर्गेनिक का सीनियर टीचर ज्वाइन किया हूँ, तो फिज़िकल का टाइम नहीं मिलता आपके डाउट हैंडल करने का, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं आपको कंप्लीटली करा सकता हूँ। फिज़िकल के थोड़े बहुत डाउट मैं जब भी टाइम मिलेगा तो रिप्लाई करूँगा, ठीक है? हाँ सुनाओ, क्या बोल रहे हो? अथन बोलो, फटाफट बोलो। सर हमको ये पीडीएफ भेजा करो जो लेक्चर होंगे। ठीक है जी, ठीक है। ये आप लोग इसके बाद नोट्स वगैरह या स्क्रीनशॉट ऐसा कुछ करते नहीं हो क्या? जी आप स्क्रीनशॉट करिए, और मैं आपको पीडीएफ पहले भेज चुका था इसका, जो लिखा है वो आप रिवाइज कर पाओ, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट करें, और आप सारी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट करिए, फिर नोट्स बनाइए। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।